सुन लीजिए, हाई कोर्ट बेंच गोरखपुर में कब बनेगा? एक हफ्ते बाद मैं विस्तृत जानकारी के साथ बताऊंगा। बंद भक्ति है ये। किसी व्यक्ति की आप देवता की तरफ पूजा करें, अपने माता पिता के अलावा मैं किसी की पूजा नहीं करता। पूजा होती माता पिता के अलावा पूजा नहीं होती है। तो सुनिए, कौन पूजा करता है माता पिता का? सुन लीजिए ना, खाली शब्दों में होता है, शब्दों में होता है। मैं पूजा करता हूँ मोदी की, मैं करता हूँ। जिलाधिकारी का कार्यालय यहाँ था, तोड़ दिया गया कि नए सिरे से बनेगा। इसका हम जानते हैं कि इसका मानचित्र कई बार बना है और आज भी बन नहीं पाया है। ये दिखाइए जो खाली पड़ा हुआ है जिलाधिकारी का। मोदी जैसा नेता न पूर्व में हुआ है और न 25,000 वर्षों में इस ग्रह पे पैदा होगा। मैं तो उनकी पूजा करता हूँ, शंकर जी की पूजा। अधिवक्ताओं के सारे आंदोलन होते हैं, उसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार मिलकर उसको कुचलने का कार्य करती है। अधिवक्ता समाज कभी भी इस सरकार के साथ खड़ी होती हुई नहीं दिखाई देगी। सत्ता में आने पे 10 साल हो गया ना, वो हाईकोर्ट बेंच की बात करते हैं, न ही पूर्वांचल राज्य की बात करते हैं। जगह आदमी आता है तो अपील में दूसरी जगह जाता है। आंदोलन में हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे चेयरमैन को समय नहीं दिया 2 मिनट मिलने का। इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश में खड़ा अधिवक्ताओं का, लेकिन उनको 2 मिनट समय नहीं था कि अधिवक्ताओं की पीड़ा को सुन। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह और यहाँ पे मैं गोरखपुर के कलेक्ट्री में मौजूद हूँ, कचहरी में। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो चुनाव 2024 का चुनाव आने वाला है, उस पे मैंने यहाँ पे जो वकील लोग हैं, आप मेरे आमने सामने देख सकते हैं। आप कैमरा भी फोकस करिए, इधर दिखाइए कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं मेरे सामने। और मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूँगी कि जो 2024 का चुनाव आने वाला है, उस पे कौन काबिज होने वाला है? क्या मोदी जी फिर से आएंगे सत्ता में या फिर नहीं? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, जो भी अच्छा काम करेगा हमारे दृष्टिकोण में, मोदी जी, एक तो उनके कोई बाल बच्चा नहीं है और निस्वार्थ भाव से तन, उनकी कोई न जात है न कोई पार्टी है। स्वाभाविक है कि किसी दल में रहना संविधान की व्यवस्था के अनुसार। तो दुर्भाग्य या सौभाग्य से मोदी जी बीजेपी में है। मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी व्याख्या मैं अपने शब्दों में नहीं कर पाऊंगा। और स्वाभाविक है, हमको ये लग रहा है कि जब तक मोदी जी जीवित रहेंगे, केंद्र में शायद दूसरे पार्टी की सरकार उनके जीवित रहते तो नहीं बनने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों सर? अरे ये बताइए, जो प्रमाण सिद्ध है, महात्मा आदमी कोई उसके पैरेलल। ये बताइए, भारत जी ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसके समकालीन छू रहा है। हमको प्राचीन इतिहास में नहीं जाना है, मध्यकालीन इतिहास में नहीं जाना है, 2, 4, 5, 10 वर्षों का ही अध्ययन करना है, जिसमें हमको लग रहा है सब लोगों का जीवन ऐसा रहा है कि आराम से टीवी में, चैनल पर, कुछ प्रत्यक्ष जनसभाओं में मोदी जी को लोग सुने होंगे, देखे होंगे, उनके क्रियाकलाप, कार्यकलाप को देखे हैं। भारत क्या विकास किया, उनके आने के पहले कौन सा भारत था, मोदी जी के आने के पश्चात कौन सा भारत है, यह अंतर भारत की प्रत्येक जनमानस कर जी जी जी। सर, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है? कि 2024 में जो है, जो मुद्दे की राजनीति से लोग भटक गए हैं, अगर मुद्दे की राजनीति लोग करते हैं तो उस मुद्दे की राजनीति के अनुसार जो है, जो भी पार्टी अच्छे मुद्दों को लेकर के आएगी, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और भी तमाम संसाधन की समस्याएं हैं, अगर वह मुद्दे जो भी सरकार लेकर के आएगी, हमको लगता है कि जनता उसके फेवर में जो है वोट करेगी। जैसा आपने कहा कि बेरोजगारी की तमाम समस्याएं हैं, तो क्या जो सरकार सत्ता में है वो उस पे काम कर रही है? देखिए, जो पिछली सरकार, इस समय जो वर्तमान सरकार है, जितने भी वादे किए हैं बेरोजगारी के लेकर के, उस मतलब मानक से जो है अपने आप को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसा क्यों सर? तमाम ऐसे हम लोग बच्चों को अपने पढ़ा लिखा करके और अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छा व्यवस्था देते हैं, उनको ज़्यादा फीस देते हैं, उसके बावजूद भी जो है उनके टैलेंट के अनुसार उनको जो है जॉब नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा। देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। फिर आपने ये कहा कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, फिर उनके अंदर टैलेंट रहेगा, तो ऐसे कैसे? कहने और करने में बहुत अंतर होता है। बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है आज व्यवसाय कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है? देखिए, 2024 में मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मोदी जी तो नहीं आने वाले हैं। मोदी जी नहीं आने वाले हैं, कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि सारे जात धर्म और सारे लोगों को एक करके चलती है। वह किसी जात धर्म की राजनीति नहीं करती है। और जो मोदी जी की जो पार्टी है, भाजपा, जो है आजकल संप्रदायवाद और जाति धर्मवाद का ध्रुवीकरण करके ये सिर्फ वोट लेना चाहती है। सिर्फ उनका एक ही दृष्टिकोण है, किस तरीके से आम जनता जो आज गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का दंश झेल रही है, और किस तरीके से धर्म का ध्रुवीकरण करके और धर्म के आधार पे
वोट लिया जाए। और अब जनता समझदार हो चुकी है, अब जनता जागरूक हो चुकी है। पूरे देश की जनता ने मूड बनाया है कि इस बार जो कांग्रेस, जिसके समय में सरकारी नौकरी आसान थी, हर एक परिवार में लगभग सरकारी नौकरी थी, हर एक बच्चों की शिक्षा बहुत सस्ती थी, अभी सारी चीजें तो प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, तो फिर सरकारी का? तो प्राइवेट सेक्टर इसीलिए तो हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ है, या जो शिक्षा माफिया हावी हैं उसको जो है कि शिक्षा को भी एकदम बिल्कुल रोजगार की तरह देख रहे हैं। अब शिक्षा जो है एक गुणात्मक चीज़ें नहीं रह गई हैं, शिक्षा माफिया हावी हैं, उद्योगपति हावी हैं। शिक्षा को देख लीजिए, एक आम आदमी मध्यम वर्ग का लड़का क्या अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएगा जो आजकल फीस है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उच्च वर्ग की शिक्षा है, जैसे इंजीनियरिंग की, बीटेक की, उसमें यदि आपके पास जो है ये बिल्कुल धनाढ़ आप हैं तभी पढ़ा पाएंगे। आम आदमी, गरीब का बच्चा आजकल उच्च शिक्षा नहीं ले पाएगा। और इसमें भी देखिए टैलेंट का हनन हो रहा है। यह सरकार कहती थी, भाजपा की सरकार कहती थी, मैं बता दूं आपको कि यहाँ जब देश में सरकार बनेगी भाजपा की, 10 साल हो गई, तो समानता का अधिकार हम लागू करेंगे, देश में सभी लोग एक समान। कहाँ गई? आज भी वो पिछड़ों की बात करती है, तमाम लोगों की बात करती है, जात धर्म के आधार पर वोट लेने की बात करती है। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी विचारधारा है कि जो ना जात की बात। अभी आपने कहा जात धर्म के नाम पर जब जातिवाद की बात आई थी तो मोदी जी ने सख्ती इसके खिलाफ थे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मोदी जी और कांग्रेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ये बयान है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना ये राहुल गांधी का वक्तव्य नहीं है, यह मीडिया का वक्तव्य है। मैं दिखा सकती हूँ, ये चीजें हैं, ये पता चल गया कि मीडिया को नहीं, मीडिया जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना वो खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में जो वो आप रूबी जी देखिए, आप जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, और यह सिगुफा सिर्फ भाजपा की सरकार ने छेड़ा है। जिस तरीके से देखिए अंदर चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने बोला था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सपोर्ट में है उसके। तो ये मैंने ये क्वेश्चन उठाया ना कि मैंने ये कहा है कुछ कि अलायंस पार्टियों की बात हो सकती है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह ये बात कर सकती हैं। हाँ, जातीय जनगणना का उनका यह सेंस नहीं था कि वो जातियों में ध्रुवीकरण करके बांटना चाहते हैं। उनका यह सेंस था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस सेंस को लेकर उन्होंने कहा। मैंने जातिगत ध्रुवीकरण करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान था ना कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो इसमें कहाँ पर वो धर्म के आधार पर जातिगत बांटने की बात तो कहीं नहीं है। वो मैंने बांटने की बात मैंने भी नहीं कही है। मैंने बस जातिगत जनगणना चाहिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये भी बोले हैं। पिछली वीडियो में आप स्टेप करके देखेंगे तो ये चीजें ये बोले हैं अनुज जी। तो मैंने इस पे बोला है कि राहुल गांधी ने बोला था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। नहीं, वो जातिगत जनगणना जो भी उन्होंने कहा है वो इसके लिए कहा है कि जो जितने में है उसको उस तरह की हिस्सेदारी मिले। उनका सेंस यही था, इस सेंस से उन्होंने किया है। क्या कहेंगे सर, 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? भाजपा की सरकार आ रही है। क्यों भाजपा की? क्यों भाजपा की सर? चीजें नजर आती हैं, वो सबको नजर आ रहा है। क्या चीज है? क्या चीज है? जो उन्होंने विकास की बात कही थी, विकास आज शुरू है। अच्छा, विकास हो रहा है क्या सर? आपको क्या लगता है विकास? हमें नहीं लग रहा है। ये तो कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हो रहा है, इनको नहीं लग रहा है। अब सामने देखिए बिल्डिंगें बन रही हैं। जी बताइए। मोदी की सरकार, यह जो जोगी की सरकार, ये मोदी की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में हमने जो देखा अभी तक, हम लोग भी इस समाज में रह रहे हैं और विशेषकर कचहरी में हम लोग हैं, तो सभी तरह के वर्ग के लोग मिलते हैं। ये केवल ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, सभी वर्ग के लोग हैं, विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, ये बोल रहे हैं। समुदाय तो सभी हैं, लेकिन सारे समुदायों का विकास हो रहा है, तमाम सारी योजनाएं हैं, लोग लाभ ले रहे हैं। और विकास मैडम ठप है। गोरखपुर को देख लीजिए, सीएम सिटी है। हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमेशा पार्लियामेंट में उठाते रहते थे कि गोरखपुर में हाई कोर्ट का बेंच बनेगा। हाई कोर्ट का बेंच के बारे में जब मुख्यमंत्री हुए तो एक बार भी सांस नहीं ले रहे हैं कि हाई कोर्ट बेंच गोरखपुर में बने। एक नंबर ये हो गया, पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कहा गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। एक भी मेट्रो ट्रेन का पिलर पाया कहीं गड़ रहा हो तो दिखा दीजिए। क्या कहेंगे सर इस पे? क्या कहेंगे?
तमाम सारी चीजें नहीं ये जुड़वा भी रहे उनके जो आ रहे थे, धीरे धीरे कोई काम होता है, विकास की सीढ़ियां शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में मेट्रो भी आएगा। अरे 10 साल हो गया, आप 6 महीने में वादा किए थे कि 6 महीने में हम मेट्रो ट्रेन का पिलर गड़वा देंगे, लेकिन जी कुछ जी जी नहीं जी करना जी चाहता हूँ। जी जी बताइए। देखिए, मैं अभी वर्तमान में फिलहाल किसी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जी जी बड़ी योजनाएं जैसे मान लीजिए घर में जहाज खरीदना है, व्यक्तिगत में बातें कर रहा हूँ, तो समय लगेगा। घर में मोटरसाइकिल खरीदना है 2-3 महीने में हो जाएगा। सुन लीजिए, कांग्रेस के इतिहास को अगर देखा जाए, पूरा कपड़ा दागदार दामनों से भरा हुआ है। अरे लोग कपड़ा 2G नहीं पहनते थे। स्पेक्ट्रम, सुन लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम और बड़े बड़े घोटाले अगर कहीं से स्टार्ट हुए तो कांग्रेस के जमाने से हुए। जिसको भ्रष्टाचार करने का तरीका और जरिया नहीं मालूम था, अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस हमारी जड़ों को इतना खोखला कर दी। मोदी जी आए तो कहीं अमृतवाणी संजीवनी लेकर के कि प्राण आया, समझ लीजिए, राजनीति में, भारतीय राजनीति में। नहीं, अब हम जा रहे हैं, इसलिए उठ रहे हैं। ये जिलाधिकारी का कार्यालय यहाँ था, तोड़ दिया गया कि नए सिरे से बनेगा। इसका हम जानते हैं कि इसका मानचित्र कई बार बना है और आज भी बन नहीं पाया है। ये दिखाइए जो खाली पड़ा हुआ है जिलाधिकारी का। सुनिए, देखिए, जो इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उन्हीं संसाधनों को मोदी जी बेच रहे हैं। आजकल जो उनके मतलब जो भी रिश्तेदार कह लीजिए, रिश्तेदार बना के रखे हैं अडानी अंबानी को। देश की जितने संसाधन और जितने कांग्रेस ने बनाए थे, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, सबको ये बेच के, और इनके जो है मतलब क्या कहा जाए, उनके साले कह लीजिए, चाहे किसी रिश्ते का नाम दे लीजिए, वो सब बेच के इंडिया से बेच के अमेरिका भाग रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैडम, ऐसा देखिए, कुछ नहीं, दोनों फकीर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फकीर हैं और हमारा भारत का महामंत्री महाफकीर है। जो व्यक्ति ये बताइए, वो कहीं नहीं जाएगा, उसका हड्डी भी समझ लीजिए भारत की जनता और भारत माता के लिए दधीचि जैसे उपयोग किया जाएगा, जन जन के कल्याण के लिए। मोदी जैसा नेता न पूर्व में हुआ है और न 25,000 वर्षों में इस ग्रह पे पैदा होगा। मैं तो उनकी पूजा करता हूँ, शंकर जी की पूजा बाद में करता हूँ। हमारे जीवन काल में ऐसे महान व्यक्ति। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट एक कानून है जिससे अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए बहुत दिनों से मांग चल रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों ने अधिवक्ताओं के साथ केवल छल का कार्य किया है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर कोई भी बयान इनका नहीं आता है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक हम इस सरकार के साथ नहीं खड़े रहेंगे। पूरा अधिवक्ता समाज इनका विरोध करेगा जब तक ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई कानून नहीं बनाते हैं। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो क्षेत्रीय हो गई। आप लोकसभा की बात उठाई थी, अब मुद्दों में मुद्दे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की बात है। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट जहाँ अधिवक्ताओं के खिलाफ है, वहाँ मैं भी अधिवक्ताओं के साथ खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि, सुन लीजिए, भी कोई कार्य नहीं किया अधिवक्ताओं के लिए। केंद्र सरकार जहां हमारे अधिवक्ता बंधु खड़े हैं, मैं भी एक जूनियर अधिवक्ता हूं पेशे से। हमारे अधिवक्ता को जहां तकलीफ है, मैं वहां सरकार का कोई पक्ष नहीं रखूंगा। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ खड़ा हूं। इस बिंदु पे कुचलने का कार्य केवल किया है। अधिवक्ताओं के सारे आंदोलन होते हैं, उसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार मिलकर उसको कुचलने का कार्य करती है। अधिवक्ता समाज कभी भी इस सरकार के साथ खड़ी होती हुई नहीं दिखाई देगी। अभी देखिए, हापुड़ आंदोलन हुआ था, सरकार ने किस तरीके से इस आंदोलन को ध्वस्त करने का काम किया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, कुछ कमियां तो सब में रहती हैं, इनके में है, जिसका खामियाजा भी समय रहते अगर कमियों को दूर करेंगे तब तो कुछ परिणाम इनको देखने को मिलेगा। कुछ वर्ग नाराज हैं, कुछ तबके नाराज हैं, उनके बारे में उनको विचार विमर्श करना चाहिए। जो लोग नाराज हैं, वर्ग से हमारी रोजी रोटी इसी वकालत से चलती है। अगर हमारे प्रोटेक्शन के लिए इस सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है तो हम कभी भी उस सरकार के साथ नहीं देंगे। देखिए, हम अधिवक्ताओं ने, ये भाई साहब हैं, सभी लोगों ने मिलके हम लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति हम लोगों ने बनवाया था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और जिसको हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर सारे सांसदों से मिले थे। उस समय योगी जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। मैं खुद गया था उनका आभार व्यक्त करने के लिए। क्यों? कि उन्होंने संसद में आवाज उठाई थी कि यहाँ की जनता 300 किलोमीटर की यात्रा करती है, थक जाती है, पुष्ट दर पुष्ट मुकदमा लड़ती है, लेकिन मुकदमों का अंबार होने के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन 10 साल हो गया, जो हमारे भाई साहब ने अभी कहा, त्रिपाठी जी ने, कि ना अब जो है सत्ता में आने पे 10 साल हो गया, ना वो हाईकोर्ट बेंच की बात करते हैं, न ही पूर्वांचल राज्य की बात करते हैं। ये
पूर्वांचल राज्य के लिए हर आंदोलन योगी जी किया करते थे। क्या कहेंगे सर? मैडम मैं कुछ प्लान मैं बनाया हूँ प्रधानमंत्री से मिलने का। प्रदेश के 80 जनपदों से कुछ अधिवक्ताओं को लेकर के हमको मार्च में समय भी मिला है। अच्छा, हमको मार्च में मैं अपने स्तर से राम जी एक प्रांत प्रचारक है कानपुर क्षेत्र के, जिनसे हमारी बात हुई है, और मैं एक नया संगठन उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं का बना रहा हूँ कि हट के थोड़ा लीग से हट के और नहीं पाए आप, और आप प्रधानमंत्री से क्यों मिले जोगी जी से? क्यों मिले? संगठन बनाने से सुन लीजिए, जो हमारे भाइयों का कई चीज ठुकरा चुके हैं, तो सुन लीजिए हम क्यों मिले? जब एक जगह आदमी हारता है तो अपील में दूसरी जगह जाता है। आंदोलन में हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे चेयरमैन को समय नहीं दिया 2 मिनट मिलने का। इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश में खड़ा था अधिवक्ताओं का, लेकिन उनको 2 मिनट समय नहीं था कि अधिवक्ताओं की पीड़ा को सुन लें। हम जोगी जी का समर्थन कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट बेंच कब बनेगा? सुनिए सुनिए मेरी बात। अगर हम कहीं भी मुकदमा हारते हैं, व्यवस्था है निगरानी और अपील की, जब तक लास्ट बिंदु तक हम नहीं जाएंगे। भाई सुन लीजिए, अभी मोदी जी सर में हैं। एक मिनट इनका एक क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट बेंच गोरखपुर में कब बनेगा, ये बताइए। अच्छा सुन लीजिए, हाई कोर्ट बेंच गोरखपुर में कब बनेगा, 1 हफ्ते बाद मैं विस्तृत जानकारी के साथ बताऊंगा। अभी नहीं दे पाएंगे, इनको जानकारी कुछ नहीं है। ये चुनाव तक कहेंगे, चुनाव हो जाने तक कहेंगे कि 1 हफ्ते बाद। सुनिए, जिस भी विषय में हम कोर्ट में तैयार नहीं होते, हम डेट मांगते हैं। बड़े विद्वान अधिवक्ता हो कि श्रीमान जी एक तो डेट दे दिया जाए, हम तैयार हो पाएंगे। और मैं आपके इन प्रश्नों का और भाई साहब के प्रश्नों का 7 पन्ने में 7 दिन लगातार आराम से 12-12 घंटे में जवाब दूंगा। चुनाव के बाद देंगे कि पहले देंगे? इस चुनाव के बाद, इसी चुनाव में दे देंगे लोकसभा वाले में कि कब देंगे? 7 से 7 दिन के अंदर 7 आप वादा करिए बन जाएगा आपकी सरकार। मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बढ़िया से अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल बनाएंगे, लेकिन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू करेंगे ये तारीख नहीं बताएंगे। नहीं बता, सुन लीजिए, मैंने पूरे पूर्वांचल में दौरा किया है। सारा अधिवक्ता समाज हमारा इस प्रदेश और मोदी सरकार से दुखी है। इस बार इसको सत्ता से उखाड़ के दम लेगी। आज 24 में एक धर्म निरपेक्ष पार्टी के गठन का निर्माता सबको लेके चलने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और वही 24 में आ रही है। क्या कहेंगे सर? ये कह रहे हैं सबको लेके चलने वाली सरकार। हम तो मोदी को भगवान के स्थान पे पूजा करते हैं। मैं अपना अच्छा व्यक्तिगत बता रहा हूँ, और कोई अपने भगवान के साथ। सुन लीजिए, अंध भक्ति है ये। किसी व्यक्ति की आप देवता की तरफ पूजा करें, अपने माता पिता के अलावा मैं किसी की पूजा नहीं करता हूं। पूजा होती माता पिता के अलावा पूजा नहीं होती है। तो सुनिए, कौन पूजा करता है माता पिता का? सुन लीजिए, खाली शब्दों में होता है, शब्दों में होता है। मैं पूजा करता हूँ मोदी की, मैं करता हूँ। और सुनिए, माता पिता के अलावा, या मेरा मेरी विचारधारा है, यह मेरी विचारधारा है। मैं मोदी का भगवान के रूप में पूजा करता हूं, और पूर्वरत भगवान को, जो अपने गुरु को मोदी। अगर आप करते हैं तो सभी व्यक्ति नहीं करेंगे। अगर आप पूजा करते हैं, हमारी विचारधारा, मोदी हमारे लिए भगवान है। आपके भगवान जी गोरखपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब तक बना देंगे? 1 हफ्ते में मैं जवाब दूंगा आपको कायदे से। अरे भाई साहब, ये बताइए, अगर बेहतर जवाब 1 हफ्ते में आप पुनः आएंगी और पुनः आपका इंटरव्यू लेंगी। 1 हफ्ते बाद बता दें। जी बिल्कुल, मैं सुबह 1 हफ्ते बाद में भाई हूँ, जूनियर हूँ, मैं कहाँ भाग पाऊंगा आप लोगों के बीच से? कहीं ना कहीं नुक्कड़ पे आपके चंगुल में आ जाऊंगा। 1 हफ्ता इसलिए पा रहा हूँ। वाली है अधिवक्ता समाज इसमें बहुत नाखुश है। प्रदेश और सेंटर में ये मोदी सरकार ने बहुत, योगी सरकार ने बहुत धोखा दिया है। हमारे कोई किसी आंदोलन को भी इन्होंने समर्थन नहीं किया, ना हापुड़ के आंदोलन को समर्थन किया, और ना ही यहाँ पे जो हमारे भाई साहब ने बताया कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, बिल की बात है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोग जो पक्ष विपक्ष से पैरवी करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुरक्षा नहीं है। अगर ये भाजपा सरकार देश के सबसे अधिक विद्वान अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोच सकती है, इसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। क्या कहेंगे सर? इस बिंदु पे हमारे भाई पूर्णतः मैं सहमत हूँ इनसे। इस बिंदु पर देखिए, अधिवक्ता, चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं देखिए, एक व्यक्ति में तमाम खूबियां और तमाम कमियां हो सकती हैं। इस बिंदु पे हमारे भाई साहब 100 में 100% सही बोल रहे हैं, और इस बिंदु पे मैं इनका समर्थन मैं कर रहा हूँ। जी।
क्योंकि हम लोग उस बिंदु पे दुखी हैं उनसे। हम लोग अधिवक्ता की राजनीति करते हैं, अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए जो सरकार काम करेगी उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। जी, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे मैं गोरखपुर के अधिवक्ता चैम्बर में मौजूद थी, कलेक्ट्री में मौजूद थी, और यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने कहा कि एक हफ्ते में जवाब देंगे, ये पूरा 7 पन्ने का लिखित जवाब होगा। तो एक हफ्ते बाद मैं इनसे फिर से मिलूंगी। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।